एक बार फिर क्लियर कर दूं कि पेज नंबर 11 से कि केएस दुग्गल इज ए रिनाउंड इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विद इक्वल ईज। कि केएस दुग्गल जो जाने माने प्रसिद्ध भारतीय लेखक है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक, रिनाउंड इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विद इक्वल ईज। इक्वल समान रूप से, ईज सहजता के साथ, सहजता के साथ मतलब जो दोनों भाषाएं हैं उनमें उनकी अच्छी पकड़ है और दोनों भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की है और बिल्कुल सहजता के साथ बिना कोई परेशानी के उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। वैसे उन्होंने हिंदी और उर्दू में भी लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से इंग्लिश और पंजाबी भाषाओं में उनका लेखन कार्य ज्यादा है। ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक, कि वे बहुमुखी प्रतिभा वाले और एक बहुत सृजक लेखक माने जाते हैं। वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा वाले और प्रोलिफिक, बहुसृजक लेखक के रूप में उनको ख्याति मिली है। एज एन राइटर हिज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूएबल, लेखक के रूप में उनका जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है। इमेंस अत्यधिक, लेखक के रूप में उनका योगदान अत्यधिक है और बहुमूल्य योगदान है, वैल्यूएबल, बहुमूल्य योगदान है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि केएस दुग्गल जो जाने माने भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और उन्होंने काफी रचनाएं लिखी है और उनका जो योगदान है हिज एज एन ऑथर, लेखक के रूप में हिज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूएबल, कि लेखक के रूप में उनका जो योगदान है वो बहुत अधिक है। ही हैज पेन्ड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने 500 से ज्यादा छोटी कहानियों का लेखन किया है। मोर देन 500, 500 से अधिक छोटी कहानियां लिखी है। 10 नॉवेल्स, 10 उपन्यास का लेखन किया है। 50 शॉर्ट प्लेज, 7 प्लेज, besides several works of literary criticism and 2 volume of verses, कि उन्होंने 500 से अधिक छोटी कहानियां, 10 उपन्यास, नॉवेल्स, उपन्यास, 50 शॉर्ट प्लेज, 50 छोटे नाटक एंड 7 प्लेज और 7 बड़े नाटकों की रचना की है। बिसाइड्स दीज राइटिंग्स, इन रचनाओं के अलावा ही हैज रिटन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वर्सेस, कि इसके अलावा उन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी की हैं और 2 जो संग्रह लिखे हैं, उन्होंने काव्य संग्रह भी लिखे हैं। वॉल्यूम संग्रह, वर्ष का काव्य संग्रह, 2 उन्होंने काव्य संग्रह भी लिखे हैं। एंड एन ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो, और एक उन्होंने अपनी खुद की जीवनी भी लिखी है जिसको आत्मकथा कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, आत्मकथा। तो स्टूडेंट्स, केएस दुग्गल साहब ने 500 से अधिक कहानियों की रचना की है, 10 उपन्यास लिखे हैं, 50 छोटे नाटक लिखे हैं, 7 बड़े नाटक लिखे हैं, कुछ साहित्यिक रचनाएं भी की है, 2 वॉल्यूम ऑफ वर्स, 2 काव्य संग्रह भी लिखे हैं एंड एन ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो, और एक उन्होंने अपने खुद की जो आत्मकथा जो होती है, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा जिसको बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, वो भी लिखी है। और विद्यार्थी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि उनकी आत्मकथा का नाम है हुम टू टेल माई टेल। ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम है होम टू टेल माई टेल, होम टू टेल माई टेल। ये मैंने इससे पहले भी वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बताया है। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। यहां एक ध्यान देने योग्य बात यह है स्टूडेंट्स कि एक होती है ऑटोबायोग्राफी, जैसे ये है ऑटोबायोग्राफी,
और एक होती है बायोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी मीन्स इन हिंदी आत्मकथा, आत्मकथा, एंड बायोग्राफी मीन कथा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी? दोनों में क्या अंतर होता है? तो ध्यान से सुनिए। ऑटोबायोग्राफी मीन्स ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय दैट पर्सन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल, खुद के द्वारा, रिटन बाय दैट पर्सन, यानी खुद के द्वारा ही अपने खुद के जीवन पर जो कथा लिखी जाती है या जो रचना की जाती है अपने खुद के जीवन के बारे में, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। और बायोग्राफी जो किसी दूसरे आदमी के द्वारा किसी के जीवन पर लिखी गई जो रचना होती है, वो बायोग्राफी होती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। ऑटोबायोग्राफी मीन्स लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ, एंड बायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय एनीवन एल्स, किसी दूसरे आदमी के द्वारा दूसरे के जीवन पर जो रचना की जाती है, जो लिखी जाती है कथाएं, या जो जिनके जीवन इतिहास को रिटन किया जाता है, वो होती है बायोग्राफी। जैसे गांधी जी के बारे में अपने लिख देते हैं, या जैसे मान लेते हैं नेहरू जी के बारे में लिख देते हैं, या जैसे मान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख देते हैं, सो मेनी एग्जांपल्स। तो इस तरीके से ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। तो अपने चर्चा कर रहे थे, के.एस. दुग्गल ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था होम टू टेल माई टेल। ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी। ही इज ए रेसिपेंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। ही इज ए रेसिपिएंट प्राप्तकर्ता, सेवरल्स अनेक विभिन्न प्रकार के प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित अवार्ड्स, पुरस्कार, सम्मान। ही इज रेसिपेंट सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, और उन्होंने कई प्रकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए। एंड हैज ऑल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण, और उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये अपने के.एस. दुग्गल सर के बारे में जो थोड़ा सा मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी थोड़ा बताया था डिटेल से, उनका जन्म कब और कहां हुआ, और उनका जो प्रोफेशनल जो कैरियर था उसके बारे में अपने चर्चा की। और यहाँ इस लेसन के आधार पे जो उन्होंने जो अपनी रचनाएं की उसके बारे में, और जो उनको पुरस्कार वगैरह मिले हैं उनके बारे में चर्चा की। अब स्टूडेंट्स, अपना ये जो लेसन है जिसका नाम है ए रूम 10x8 बाय के.एस. दुग्गल, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये लेसन किस, बेसिकली ये जो लेसन है वो जनरेशन गैप के बारे में दिया हुआ है। पीढ़ियों का जो अंतराल होता है या पीढ़ियों का जो अंतर है, उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो सोच होती है, उस सोच को उजागर किया गया है। और अपने को जो अपनी मॉरल ड्यूटीज होती है, जो अपने पेरेंट्स के प्रति, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति अपनी जो अपनी सोच होती है या जो अपने कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में अपने को इस लेसन में डिटेल से बताया गया है। ये एक तरीके से लेसन है वो अपने सामाजिक जो ताना बाना है उस पर के.एस. दुग्गल के द्वारा एक व्यंग्य किया गया है कि किस तरीके से हम अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, और आधुनिकता के चक्कर में और अपने जो संस्कार जो है, जो बेसिकली अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति जो संस्कार जो होते हैं, उनको किस तरीके से अपने भूलते जा रहे हैं। तो ये जो लेसन है इसमें अपने डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। ये लेसन जो है, इसकी जो विषय वस्तु है वो जनरेशन गैप पर आधारित है। जनरेशन गैप,
जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल। पीढ़ी अंतराल पर आधारित है। इसकी जो विषय वस्तु है वो पीढ़ी अंतराल पर आधारित है। और इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको इस लेसन की एक स्टोरी बताता हूं कि इसमें एक मलिक फैमिली होती है, मलिक परिवार होता है, जिसमें जो घर के मुखिया है उनका नाम मिस्टर मलिक होता है। तो इस परिवार में कुल 5 सदस्य होते हैं। नंबर 1 मिस्टर मलिक, नंबर 2 मिसेस मलिक, एंड नंबर 3 डॉटर, मिस्टर मलिक की डॉटर होती है, 4 सन, एंड जो 5th कैंडिडेट ऑफ द फैमिली इज मदर ऑफ मिस्टर मलिक। तो इस तरीके से ये 5 सदस्य होते हैं इस मलिक फैमिली में। और किस तरीके से जो मिस्टर मलिक जो है इस फैमिली को किस तरीके से, देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब इनका ट्रांसफर होता है तो ये अपनी फैमिली को व्यवस्थित करते हैं और किस तरीके से अपना जो गवर्नमेंट जॉब है उसको बनाए रखते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको कई परेशानियों का सामना करते हुए और अपना जीवन गुजारना पड़ता है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला परिवार है, लेकिन श्रीमान मलिक गवर्नमेंट सर्विस में होने के कारण और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरीके से कैसे ये दिल्ली से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते होते और वापिस जब ये दिल्ली में आते हैं अपना नया मकान खरीदने के लिए या नया मकान बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदते हैं और किस तरीके से वो नया मकान बनाते हैं, जिसका वो ड्राफ्ट वगैरह तैयार करवाते हैं, वास्तुकार से उसके बारे में जानकारी लेते हैं और कैसे वो आगे की योजना बनाते हैं। और यहीं से अपना लेसन शुरू होगा, जिसके बारे में अपना चर्चा डिटेल से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं एक यही बात कहना चाहूंगा कि आप प्रत्येक वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको किसी चीज में कंफ्यूज लगे या आपको अगर ऐसा लगे कि ये थोड़ा इसमें ऐसे सुधार हो जाता तो और भी अच्छा होता, तो आप मेरे को जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं और उस तरीके से मैं जरूर क्वालिटी का या जो भी अगर है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। इससे आगे का जो अपने जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।